जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो में। आज हम एक ऐसी नौकरी के बारे में बात करने वाले हैं जहां आप महीने में 80,000 रुपए से लेकर के 1.5 लाख रुपए महीना कमा सकते हैं। एक ऐसी नौकरी जो आपको बहुत ज्यादा ताकत देती है, पावर देती है। एक ऐसी नौकरी जिसका अपना ही भौकाल है, चाहे अपने देश में हो या फिर विदेश में हो, जिसको एक मिनी आईएएस का दर्जा भी दिया गया है। जी, हम बात कर रहे हैं एसएससी सीजीएल की। जब से इसकी भर्ती की घोषणा हुई है तब से लोगों के मन में काफी सारे सवाल हैं कि यार ये भर्ती में सिलेबस क्या है, यहां पर एज क्राइटेरिया क्या है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, कौन कौन से विषय आने वाले हैं, कितने नंबर के होने वाले हैं, पेपर कितने चरणों में होगा, फॉर्म की फीस क्या है, कैसे फॉर्म भर सकते हैं। तमाम तरह के आपके जो सवाल है वो मन में होंगे। तो इस एक वीडियो के माध्यम से हम आपके सारे सवालों के जवाब देंगे, हर वो चीज बताएंगे जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। तो ये वीडियो बड़ी महत्वपूर्ण होने वाली है और आपके लिए लाइफ चेंजिंग होने वाली है। तो वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले इस मिनी आईएएस वाली परीक्षा का पूरा नाम है एसएससी सीजीएल। कंडक्ट कराने वाली बॉडी है एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। और जो मेरे भाई भर्ती होती है वो सीजीएल के पूरे होने पर ही होती है, यानी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल। यानी अगर आपका ग्रेजुएशन हो गया है या अंतिम चरण में है तो आप इसे भर सकते हैं, अन्यथा नहीं भर पाएंगे। ये शब्द यहां पर यही कह रहा है। तमाम तरह की बातें हैं, सारी बातें हम आपको समझाएंगे। सबसे पहले एसएससी सीजीएल है क्या? तो पूरे पैन इंडिया में होने वाली एक ऐसी परीक्षा जिसके माध्यम से ग्रुप बी और ग्रुप सी के सारे पद भरे जाते हैं। ग्रुप ई का पूरा पूरा जो होता है, ग्रुप ए जो होता है यूपीएससी के माध्यम से भरा जाता है, और बी और सी जो होते हैं वो एसएससी सीजीएल के माध्यम से भर्ती किए जाते हैं। सबसे बड़ी बात यहां पर ये हो जाती है कि एक बहुत ही प्रतिष्ठित सरकारी नौकरी मिलती है जिसकी एक अपनी जॉब सिक्योरिटी है। ठीक है, पूरे भारत में एक अपना रुतबा है। ठीक है, अनमैचेबल है किसी और पोस्ट का मेरे भाई, जो इसका अपना पावर है। जैसे आपने सीबीआई का नाम सुना है, ईडी का नाम सुना है, इलेक्शन कमीशन का नाम सुना है, सब के सब यहीं से भर्ती किए जाते हैं। ठीक है, पोस्ट में बहुत बड़े बड़े ताकतवर पोस्ट, जैसे मैंने कहा ना, मैं खुद जीएसटी इंस्पेक्टर सेलेक्ट हुआ था। तो जीएसटी हो गया, इनकम टैक्स हो गया, ईडी हो गया, इलेक्शन कमीशन हो गया, सीबीआई हो गया, ये जितने भी बड़े बड़े विभाग हैं इन सब की भर्तियां इसी परीक्षा से पूरी होती हैं। ध्यान रखिए, अगर हम बात करें यहां पर तो ये पूरा कैसे चलता है, तो सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कुछ पद को डिसाइड करती है कि भाई ये भारत में पोस्ट होनी चाहिए। जैसे एक इनकम टैक्स का विभाग होना चाहिए, इलेक्शन कमीशन का विभाग होना चाहिए, इनका होना चाहिए। फिर वो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल को देती है, फिर वो डीओपीटी में जाता है, और डीओपीटी जो है सारी भर्तियों को एसएससी को देता है, और एसएससी एग्जाम कंडक्ट करवाती है। कंडक्ट कराने के बाद में सारा कट ऑफ तरफ सब कुछ तैयार करती है, लोगों का चयन करती है, और उसके बाद में वो सभी विभागों को उनके कैंडिडेट्स भेज देती है, और वो अपना ट्रेनिंग और पेपर वर्क करवा करके अपने डिपार्टमेंट में काम कराते हैं। कुल मिलाकर के यहां पर ये सारी बातें होती हैं। हर साल की अगर इसकी वैकेंसी की बात करें तो 2024 में लगभग 18,184 वैकेंसी आई थी, जो कि बहुत ही ज्यादा थी पिछले साल की तुलना में। 25 में 15,130 वैकेंसी आई, जहां पर लगभग 3,000 की गिरावट थी, और 2026 में 12,256 वैकेंसी की घोषणा की गई है। अभी तक यहां पर ये टेंटेटिव है, हो सकता है यहां पर ये बढ़ जाए। प्रत्येक साल इसके नोटिफिकेशन आते हैं। जैसे अगर आप देखोगे तो पहली वाली 2000 मेरे भाई 24 की नोटिफिकेशन जून 24 में ही आ गया था, फिर उसके बाद में 25 का जून 25 में ही आ गया था, और इस बार थोड़ा और पहले 21 मई को ही आ गया। हालांकि और पहले आने वाला था, लेकिन काफी ऐसी परीक्षाएं थी जो रद्द हो रही थी। ठीक है, इसी कारण इसके थोड़े से नोटिफिकेशन जो है वो डिले हो गए। तो आप यहां पर ये देख सकते हैं कि एसएससी अपने आप में काफी स्टेबल परीक्षा है। हर साल इसकी वैकेंसी आती है, हर साल पूरा होता है, और बच्चे यहां पर अलग अलग विभाग में जाते हैं, आपको कमाने का एक बढ़िया मौका मिल जाता है। जो एग्जाम्स रेगुलर होते हैं उसके लिए जो क्रेज होता है वो अलग होता है, चाहे वो टीचर्स का हो या फिर स्टूडेंट का हो, क्योंकि अगर एक भर्ती में कहीं से नौकरी नहीं लगती तो उसी तैयारी पर आप दूसरे में भी दे सकते हैं। ये भी एक बड़ा फैक्टर है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम अलर्ट की बात करें तो भाई पिछले 2 सालों में वैकेंसी ड्रॉप हुई है, बट ये टेंटेटिव है और ये बढ़ जाएगी, इसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। सैलरी की बात हम करते हैं तो सैलरी आपको क्या मिलेगा, किस किस पोस्ट में मिलेगा और कैसे मिलेगा। तो देखो, जैसे मैंने कहा, ये ग्रुप बी और ग्रुप सी दोनों तरह के पोस्ट इसके अंदर में है। तो इसमें क्या होता है, लेवल होते हैं। ठीक है, जैसे 8वां वेतन आयोग जब आएगा तो यहां लेवल के हिसाब से सबकी सैलरी बढ़ती है। तो इसके अंदर में क्या है, 2400 ग्रेड पे की भी नौकरी है, 2800 ग्रेड पे की भी नौकरी है, 4200 की भी है, 4600 की भी है। तो सबकी सैलरी अलग अलग है। तो जैसे लेवल 4 हो गया, उनको जो लेवल 4 वाले पोस्ट में सेलेक्ट होंगे उनको लगभग 38,000 की सैलरी मिलेगी, जहां 25,500 बेसिक पे होगा और बाकी सारी चीजें और होंगी, जैसे टैक्स असिस्टेंट हो गया। फिर उसके बाद लेवल 5 की नौकरियों को 45,000 की सैलरी मिलती है। लेवल 6 में जो नियुक्त होते हैं उनका 53,000 होगा। लेवल 7 वाले को 65,000 होगा, लेवल 8 वाले को 70,000 होगा। ये नॉर्मल एक पेमेंट है। इसके अलावा जो सरकारी नौकरी करते हैं उनको अलग अलग तरह की फायदा सुविधाएं मिलती हैं। जैसे
HRA मिलता है, हाउस रेंट अलाउंस। ये जितने का बेसिक पेमेंट होता है उसका 9%, 18% और 27%। और ये शहर टू शहर डिपेंड करता है। बहुत अगर रिमोट एरिया है, गांव देहात का एरिया है, तो वहां महंगाई कम है तो वहां 9% मिलेगा। मिड में अगर मेट्रोपॉलिटन शहर है 18%, और बहुत महंगा शहर है जैसे दिल्ली मुंबई तो इसका 27% जोड़ करके किराए के रूप में आपको दे दिया जाएगा, जी आप यहां पर इतना परसेंट आपका जो किराया है वो लगेगा और ये एक्स्ट्रा आपको मिलेगा। ऐसे ही ट्रेवल करने के भी खर्चे मिलते हैं शहरों पर अलग अलग, जैसे कहीं पर किराया बहुत कम है तो कहीं पर ज्यादा है, तो टीए भी मेरे भाई अलग अलग पोस्ट को मिलता है 3600 प्लस। डीए का मतलब होता है डियरेंस अलाउंस यानी महंगाई भत्ता, ठीक है। तो डीए कितना मिलता है 58% ऑफ बेसिक, यानी आपका बेसिक का जो पेमेंट है उसका 58%। अभी डीए इतना चल रहा है, जैसे 8th पे कमीशन आ जाएगा फिर डीए काफी ड्रॉप हो जाएगा और फिर वो जीरो से फिर डीए जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। पर्क्स क्या क्या रहते हैं, जैसे हेल्थ स्कीम के लिए सीजीएचएस, एनपीएस और एलटीसी, ये सारे के सारे स्कीम है जो आपके हेल्थ के लिए हैं, जो आपको और आपके परिवार को मिलता है, तो ये बेनिफिट है। यानी जब कोई व्यक्ति सरकारी नौकरी चूज करता है तो सरकार इस बात का ध्यान रखती है कि भैया हम उससे कुछ पोस्ट में तो मंडे टू फ्राइडे ही काम कराए, सैटरडे संडे भी ऑफ दे दे, कुछ में मेरे भाई यहां सैटरडे तक भी काम होता है। दूसरा, मेरे भाई पैसे के साथ साथ उनको पावर भी मिले। तीसरा, उनको आने जाने का खर्चा मिले, किराया मिले, उसके बाद में हेल्थ की सारी सुविधाएं मिले, बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए फ्री एजुकेशन मिले, बहुत सारी चीजें। जैसे अब अगर हम बात करें, एक पोस्ट है ESO इन ME, जब आप उसके माध्यम से सेलेक्ट होते हैं और जब आपके विदेश में पोस्टिंग होती है तो वहां के सबसे टॉप स्कूल में आप अपने बच्चों को फ्री में पढ़ा सकते हैं, लेकिन सिर्फ 2 बच्चे। ऐसे ही वहां के सबसे टॉप अस्पताल में अपने पूरी फैमिली का इलाज करा सकते हैं, अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं, बहुत तरह की सुविधाएं होती हैं। इसलिए लोग अक्सर जो है सरकारी नौकरी के दीवाने होते हैं, ठीक है। कि एक बार आ गए तो स्टेबिलिटी हो जाएगी, नौकरी से निकालने वाली कोई बात नहीं रहेगी जब तक हम गलत ना हो, वो वाली कहानी है। अब इस पर्टिकुलर भर्ती के बारे में अगर हम बात करें तो इस भर्ती के महत्वपूर्ण डेट क्या क्या हैं वो नोट करिए। फॉर्म अप्लाई करने का डेट 21 मई 2026 से चालू हो चुका है और अंतिम जो दिन है वो 22 जून 2026 है। पूरा का पूरा 1 महीना मिलता है, यानी 30 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं 30 दिन, यानी प्रत्येक दिन 1 लाख बच्चा जो है यहां पर अप्लाई कर रहा होगा, आप ये मान के चलो। फीस के भरने की जो अंतिम तिथि है वो 23 जून 2026 है, ठीक। अगर हम बात करें यहां पर गलती से फॉर्म में कोई करेक्शन, अगर गलतियां हो जाती हैं तो उस गलती को सुधार करने के लिए आपको दिन दिए गए हैं 29 जून से लेकर के 1 जुलाई, और इसमें 2 बार सुधार का मौका मिला है। पहली सुधार के लिए 200 रुपए लगेंगे, दूसरी सुधार के लिए 500 रुपए लगेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में ये 2 पालियों में परीक्षा होती है, एक इसका टियर 1 होता है यानी पेपर 1 और एक होता है पेपर 2। पेपर 1 जो होगा वहां जिसके प्रीलिम्स कहते हैं वो अगस्त से लेकर के सितंबर 2026 तक होगा, और जो मेंस का पेपर होगा बच्चों वो दिसंबर में होगा 2026 में। और दिसंबर में मेंस के पेपर होने के 2 से 3 महीने के बाद में अंतिम रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट निकल करके आ जाता है। उसके बाद में यहां पर जो डिले है वो नहीं होता है। पूरे फॉर्म भरने की अगर हम फीस की बात करें कि यार इतना बढ़िया बढ़िया पोस्ट है तो फीस कितनी होगी, तो इसके अंदर में 100 रुपए की जो फीस है वो मेरे भाई यहां पर होगी, लेकिन वो भी कौन कौन सी कैटेगरी के लिए, तो जनरल के लिए, ओबीसी के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए, और वो भी सिर्फ मेल कैंडिडेट। अगर आप मेल में, जनरल में आते हैं, ओबीसी में, ईडब्ल्यूएस में तो 100 रुपए, इसके अलावा किसी का पैसा नहीं लगता। फीमेल कैटेगरी में तो किसी का पैसा लगता ही नहीं है, और बाकी मेल में भी अगर आप SC ST हैं, PWBD हैं, ECM है, ठीक है, तो यहां पर ESM है, तो मेरे भाई यहां पर पूरा पूरा पैसा जो है वो फ्री है। हाँ, करेक्शन का पैसा लगता है 200 रुपए और 500 रुपए, ठीक है, वो ध्यान रखना है। ऐसा इसीलिए कहा गया ताकि लोग ज्यादा करेक्शन ना करें और SSC 20 से ज्यादा परेशान ना हो। पेमेंट कराने के तरीके ऑनलाइन के भी हैं, ऑफलाइन के भी हैं, तो आप दोनों में कोई भी विधि चूज करके पेमेंट अपनी कर सकते हैं, ठीक। आगे अगर हम बात करें तो देखिए, आपने फॉर्म का डेट जान लिया, आपने जान लिया कितने रुपए का फॉर्म है। अब उसके बाद ये होगा कि भैया कौन सी डिग्री पर हम ये फॉर्म भर पाएंगे, तो उसके बारे में हम ये बात करते हैं। सबसे पहले तो नागरिकता में आप भारत के नागरिक होने चाहिए, और नेपाल और भूटान के भी अगर आप हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि हमारे नेबरिंग कंट्रीज हैं, फ्रेंडली कंट्री, इनके साथ हमारा बहुत तानाशाही या कुछ ऐसा मतलब वॉर कभी हुआ नहीं है, तो इनके साथ में भी मतलब यहाँ के लोग भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और भी कुछ और भी काफी क्राइटेरिया है, जैसे और PIO फ्रॉम लिस्टेड कंट्रीज, बट इसके बारे में हमें उतना नहीं जानना है। नागरिकता के अलावा पढ़ाई लिखाई कहां तक की होनी चाहिए, तो क्या 10th पास भर पाएंगे, क्या 12th पास भर पाएंगे, नहीं। जो ग्रेजुएट हैं वो भर पाएंगे, या जो ग्रेजुएशन के अंतिम फाइनल ईयर में है और जिनका रिजल्ट यहां पर फॉर्म भरना, जो मतलब पेपर आपका डेट है ना, ठीक है, 1 अगस्त के पहले अगर रिजल्ट आ जाता है तो आपका अप्लाइड माना जाएगा, अन्यथा नहीं माना जाएगा। तो एजुकेशन में बैचलर मतलब वहीं ग्रेजुएशन हो, किसी भी स्ट्रीम में हो, कहीं पर किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, बस यूनिवर्सिटी जो है फर्जी ना हो, एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी हो तो वहां से होगा। 1 अगस्त 2026 के पहले आप पास कर गए हो तो आपका माना जाएगा, अन्यथा अगर इस रिजल्ट इसके बाद में आता है तो आप पेपर तो दे पाएंगे लेकिन आपका सेलेक्ट भी हो गया तो नहीं माना जाएगा। एज की बात करें तो कम से कम 18 साल हो, और कुछ पोस्ट में मैक्सिमम 27 साल, मैक्सिमम
मैक्सिमम 30 साल, मैक्सिमम 32 साल यहां पर। अच्छा, एज को भी नापने का जो डेट है वो क्या है, तो ये वाला डेट को एज का क्राइटेरिया माना गया है। थोड़ा लोगों के बीच में एज के कंफ्यूजन भी काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं, यार एक्चुअल एज क्या होगी क्या होगी, तो मैंने उसका भी थोड़ा सा यहां पर जो कहानी है वो थोड़ा विस्तृत रूप से कर दिया है। जैसे मैं आपको बता दूं, आपने एज के 4 सुने, तो देखिए 18 से लेकर के 27 साल कौन कौन से पोस्ट हैं, जैसे टैक्स असिस्टेंट है, यूडीसी है, पोस्टल असिस्टेंट है, तो जो 18 से 27 के बीच में है वो यहां पर इस फॉर्म को भर पाएंगे। 18 से अगर आप 30 साल जनरल कैटेगरी में आते हैं तो मेरे भाई आपके लिए डबल एओ, आईटी इंस्पेक्टर, जीएसटी इंस्पेक्टर, ये वाला खुल जाता है। फिर उसके बाद में 20 से लेकर के 30 साल तक आपका ये सारा हो गया, 18 से 32 ही हो गया। चलिए, ये तो हमारे सामने एक नॉर्मल एज है। मेरे भाई भारत में रिजर्वेशन भी है, और रिजर्वेशन है तो अलग अलग कैटेगरी वालों को रिजर्वेशन भी मिला है। तो रिजर्वेशन मिला है तो जैसे एससी एसटी वालों के लिए, जैसे मान लीजिए किसी फॉर्म को भरने की अपर लिमिट 27 साल है, तो उसमें 5 साल का रिलेक्शन इनको मिल जाता है, यानी कोई 32 साल का व्यक्ति भी उस फॉर्म को भर सकता है, लेकिन जनरल वाले खाली उसको 27 साल तक ही भर पाएंगे। ऐसे ही यहां पर जो है ओबीसी वालों को हर पोस्ट में 3 साल का रिलैक्सेशन मिल जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो पीडब्ल्यूबीडी, मतलब जो थोड़े से फिजिकली हैंडीकैप्ड होते हैं, उनको 10 साल का रिलैक्सेशन मिलता है। जनरल कैटेगरी से आते हैं, क्योंकि जैसे मान लीजिए किसी का हाथ कटा है, पैर कटा है, तो वो भी तो किसी कैटेगरी में होगा, वो तो या तो जनरल में होगा या वो ओबीसी में होगा। तो यहां पर अगर मतलब पीडब्ल्यूबीडी वाला कैंडिडेट अगर यूआर से है तो उसको 10 साल का रिलैक्सेशन, और अगर वो व्यक्ति ओबीसी है तो उसको 13 साल का रिलैक्सेशन। अगर वो एससी एसटी का है, क्योंकि 10 में 3 जोड़ दो 13, 10 में 5 जोड़ दो तो मेरे भाई यहां पर हो जाएगा 15, इस तरीके से करके। और फिर एक्स सर्विसमैन वालों को 3 साल का रिलैक्सेशन यहां पर मिल जाता है। एक्स सर्विसमैन का मतलब क्या होता है, जैसे कोई एयरफोर्स में था, आर्मी में था, वहां पर क्या होता है, बहुत कम उम्र में ही जो है वहां रिटायरमेंट हो जाती है। उसके बाद में तो वहां पर वो क्या करे, तो सरकार उनको मौका देती है कि आप यहां पर इस फॉर्म को भी भर सकते हैं, तो उनको इतने साल का रिलैक्सेशन वहां पर मिलता है। और 3 ईयर कैसे है, 3 आफ्टर डिडक्टिंग मिलिट्री सर्विसेज, ठीक है, मतलब मिलिट्री सर्विसेज को पूरा पूरा डिडक्ट करने के बाद में जो बचता है उसमें 3 साल का आपको रिलैक्सेशन जो है वो दे दिया जाता है। तो ये कुल मिलाकर के बातें हैं। इसके अंदर में अलग अलग पोस्ट है, जैसे मैंने आपको बता दिया। इस बार 2 नए पद ऐड हुए हैं, जैसे अगर आप देखोगे तो डबल एओ का भी और जेएसओ का भी। तो मतलब पिछली बार डबल एओ की वैकेंसी खत्म थी, इस बार वापस से आ गई है। असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, जो कि स्टेट और सेंट्रल लेवल की भी है, और उसके बाद में यहां पर जो हो गया एक और पोस्ट है डबल एसीओ, ये आपका जो है स्टेट लेवल का है। इसमें जो थोड़ी सी डिग्रियां चाहिए होती हैं वो बैचलर डिग्री के साथ साथ सीए, सीएमए, सीएस या फिर एमकॉम प्रिफर्ड होता है, तभी आप यहां पर इसके अंदर में एलिजिबल है। वैसे ही अगर हम जेएसओ की बात करें तो जेएसओ में बैचलर डिग्री के साथ साथ मैथ या स्टैटिक्स जो है वो आपका एक सब्जेक्ट होना चाहिए, और उसमें 60% इन 12th मैथ्स और या स्टैट्स इन डिग्री होना चाहिए आपका। ये थोड़ा सा इसके बारे में आपको फॉर्म में डिटेल में और दिया गया है। तो जेएसओ में कुछ कम ही लोग अप्लाई कर पाते हैं, क्यों, क्योंकि ये वाली डिग्री सबके पास नहीं होती है। हर किसी का मैथ जो होता है 12th में नहीं होता है, होता भी है 12th में मैथ तो 60% नहीं आया होता है। तो जिनका मैथ्स जो है 12th में था 60% आया था वो कर सकते हैं, या फिर पूरे ग्रेजुएशन में स्टैटिस्टिक्स का एक पेपर उनका रहे तो यहां पर वो अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे यहां पर आते हैं, और बड़ा जबरदस्त होता है। ये भी एक पोस्ट है स्टैटिकल इन्विजिलेटर ग्रेड 2 करके। इसमें यहां पर बैचलर स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स के होते हैं, जैसे कि बैचलर इन स्टैटिस्टिक्स, बैचलर इन मैथ, बैचलर इन इको, बैचलर इन आईटी। तो यहां पर ये लोग ही इस पद को भर पाएंगे। बाकी जितने भी आपने सुने हैं इनकम टैक्स, सीबीआई, एक्साइज, फलाना फलाना, वो सारे के सारे यहां पर इसमें आते हैं। और ये बड़ा सरल रहता है, ये कहता है हमको कोई सब्जेक्ट वब्जेक्ट नहीं चाहिए, तुम खाली ग्रेजुएशन किए हो, हमको उससे मतलब है, और अगर किए हो तो आओ फॉर्म भरो, अप्लाई करो और बात खत्म, नौकरी तुम्हें मिल जाएगा। अब जैसे हमने जाना कि फॉर्म की फीस क्या है, फिर हमने जाना पद कौन कौन से हैं, फिर हमने ये भी जाना सैलरी क्या है, फिर हमने जाना कौन से लेकर के कब तक का एज हमारे लिए वहां पर रिक्वायर्ड है, फिर हमने रिजर्वेशन की भी बातों को समझा। ये सारी बातों को समझने के बाद में तब आ जाता है कि फॉर्म भरे तो भरे कैसे, ठीक है। देखो पेपर के अंदर क्या होगा क्या नहीं वो बात की बात है, फॉर्म भरने की थोड़ी प्रक्रिया भी समझ लो। तो जो क्राइटेरिया है वो सबसे पहले ये है कि एसएससी का एक अपना खुद का वेबसाइट है और खुद की एप्लीकेशन भी है, ssc.gov.in, ये नई वाली वेबसाइट है। इसी के ऊपर में आप जाओ, या फिर माई एसएससी एप्लीकेशन जाओ, यहां पर मोबाइल में एप्लीकेशन डाउनलोड करके या लैपटॉप से वेबसाइट पे जाकर के वहां पर पहले एक ओटीआर करना होता है। ओटीआर का मतलब वन टाइम रजिस्ट्रेशन। एसएससी एक कमीशन है जो अलग अलग भर्तियां कराती है, तो हर बार रजिस्टर नहीं कराएगी, एक बार वो आपका डेटा आपसे ले लेगी, नाम क्या है, कहां रहते हो, प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, फिर उसके बाद में 10th में कितना है, 12th में कितना है, एक बार उसके सिस्टम में डेटा चला जाएगा। तो जब जब कोई कोई भर्ती आएगा ना तो बार बार डेटा भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो ऑटोमेटिक फेच करके आपको बता देगा कि आप इसके लिए एलिजिबल है कि नहीं है, और उस
पेपर के लिए पर्टिकुलर जो 2-4 रिक्वायरमेंट चाहिए होगी वो भरना होगा। तो ओटीआर एक बहुत कॉम्प्लेक्स और बहुत बड़ा प्रोसेस होता है, ठीक है। सारी की सारी जानकारी ओटीआर में भरनी होती है, लेकिन ये उन्हीं के लिए जो फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं। जो इसके पहले एसएससी का पेपर दे चुके हैं तो वो ओटीआर पहले कर चुके होंगे, तो उनको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी इस वेबसाइट पर जाकर के ओटीआर करना होगा। ओटीआर के बाद में आधार से अपने आप को ऑथेंटिकेट कराना होगा। क्यों ऑथेंटिकेशन की जरूरत है भैया? कई बार क्या होता था, फॉर्म किसी और के नाम पर किसी ने भर दिया और उसके जगह पर जाकर के पेपर किसी और ने दे दिया, तो फर्जीवाड़ा हो जाता था। उसको रोकने के लिए आधार से ऑथेंटिफिकेट कराया जाता है। ऑथेंटिफिकेशन के बाद में तब आप फॉर्म भर पाते हैं। पहले ये 3 प्रक्रिया, क्योंकि एसएससी टाइम पास करवाती ही नहीं है। पहले ना देखो, लोग ये कहते थे यार फॉर्म की संख्या में गिरावट आई है। गिरावट नहीं आई है, फर्जीवाड़ों की संख्या में गिरावट आया है। एक एक बच्चा 100 फॉर्म पहले भर पाता था, ठीक है। आज के समय वो भर ही नहीं सकता, क्योंकि आधार कार्ड मैंडेटरी कर दिया। 100 आधार कार्ड तुम कहां से लाओगे? और इस प्रोसेस के बिना तो तुम आगे जा ही नहीं सकते हो। समझ में आ गया? तो फर्जी फॉर्म की जो संख्या है वो कम हो गई है। नहीं तो पहले क्या होता था, लोग क्या करते थे, पूरा पूरा सेंटर में पता चले 100 कैंडिडेट के नाम से भर दिया और लगातार सीरियल नंबर उसको मिल गया, और जाने के बाद में 2-4 दोस्त अपना गए सेटिंग वेटिंग कर करके पेपर दे दिया। तो उससे वो चीज खत्म हुई है। और यहां पर जो है आधार और नोटिफिकेशन से नंबर ऑफ फॉर्म्स फिलअप जो हो गए वो थोड़े फर्जी वाले कम हो गए, जेन्युइन फॉर्म फिलअप आ गए और आ गए, तो फॉर्म लोग भरते हैं। फिर उसके बाद और थोड़ा तगड़ा करने के लिए एक नई चीज इन्होंने और अप्लाई की है, और वो यहां पर ये कि पहले क्या होता था, फॉर्म भरते वक्त में कहा जाता था अपना फोटो अपलोड करिए। तो कोई भी किसी भी समय का फोटो अपलोड कर देता था, धुंधला फोटो या एक तरीके से बचपन का फोटो, और सेंटर पे जाके बोलेगा मैं ही हूं। फिर सेंटर वाले को जबरदस्ती उसको भेजना पड़ता था, ठीक है जाओ पेपर देने, कोई बात नहीं। अब ऐसा नहीं है, आपका लाइव फोटो लिया जाएगा। मतलब अभी आपका दाढ़ी है तो दाढ़ी में ही फोटो आएगा। वो आधार कार्ड वाला सिस्टम नहीं है कि आधार कार्ड का शक्ल देखो तुम्हारा देखो तो मैच ही ना करे, ये कहानी नहीं है। आपका लाइव फोटो अभी फॉर्म भरते वक्त में लिया जाएगा। 4 महीने के अंदर में पेपर होगा, और जब 4 महीने के अंदर में होगा तो ऐसा तो नहीं वहां पर कि एकदम से तुम बदल जाओगे, रूपरेखा बदल जाएगी। तो इससे भी थोड़ा फर्जीवाड़ा जो होगा वो कम होगा। और सबसे अंत में फिर आपका 100 रुपए फॉर्म भरिए और उसके बाद में बात खत्म। तो एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है मतलब ये फॉर्म भरने का, लेकिन अच्छा है, तरीका बहुत अच्छा है, ठीक है। अब बात करते हैं कि फॉर्म भर चुके, अब क्या होगा भैया? तो पेपर होगा। पेपर कितने राउंड में होगा? 2 राउंड में। मैं पूरा समझाता हूं। एक होता है प्री का पेपर जिसे हम कहते हैं टीयर 1, फिर उसके बाद में होता है मेंस का पेपर जिसे हम कहते हैं टीयर 2। यही दोनों पेपर देने होते हैं। उसके बाद में कंप्यूटर का टेस्ट होता है, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट हो गया या फिर डाटा एंट्री स्किल टेस्ट हो गया, ठीक है। ये कंप्यूटर का टेस्ट होता है। इसमें खाली टाइपिंग होती है, और इसमें टाइपिंग के अलावा एमएस एक्सेल और एमएस पावर पॉइंट, ये मतलब ऐसा होता है क्वालिफाइंग, कितना आपको आना चाहिए ये आप बना लेना, ठीक है। फिर उसके बाद में तब जो होता है डॉक्यूमेंट वेरीफाई होते हैं। अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो, और फाइनल पोस्टिंग आपकी निकल करके चली आती है, जाते हैं। यानी पेपर के हिसाब से बात करें तो 2 पेपर। अब ये 2 पेपर जो होते हैं उनके अंदर विषय कौन कौन से होते हैं और कट ऑफ कितना आता है और क्या क्या कोई इंटरव्यू होता है? नहीं। पहले ग्रुप बी और ग्रुप सी पोस्ट में इंटरव्यू होते थे, तो यहां पर इंटरव्यूअर क्या करता था, पैसा हो सकता है ले ले, या फिर थोड़ी सी ऐसे अफवाहें आई थी कि भैया फेवरेटिज्म होता था। तो इंटरव्यू को आए जब मोदी गवर्नमेंट आई 2014 में, तो उसने ग्रुप बी ग्रुप सी पोस्ट से इंटरव्यू ही हटा दिया। उसने कहा नहीं, सीधा 2 पेपर देना है, इसी के आधार पर जो होगा वो आपका सिलेक्शन होगा। इंटरव्यू की कहीं पर कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ऐसे कैंडिडेट पढ़ने में अच्छे हैं, बोलने में नहीं, वहां उनके साथ दिक्कत हो जाता था, ठीक है। तो सबसे पहले पेपर 1 की बात करते हैं। पेपर 1 में आपके आते हैं ये 4 सब्जेक्ट। आपका रीजनिंग हो गया, जनरल अवेयरनेस हो गया, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो गया, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, आसान भाषा में मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस। ये 4 विषय होते हैं। चारों के 25-25-25-25 सवाल आते हैं। हर सवाल 2 नंबर का होता है, तो 50-50 नंबर का हो गया। 100 सवाल 200 नंबर का। और ये जो पेपर होता है वो ऑनलाइन होता है। पहले पूरा 1 घंटे का आपको समय मिलता था और आपको 100 सवाल बनाने होते थे। बट अब कंपटीशन को थोड़ा और प्यारा बनाने के लिए एसएससी ने यहां पर क्या किया बच्चों, कि अब एक टाइमर 15 मिनट का आएगा, 15 मिनट में 25 सवाल करने हैं। अगला टाइमर 15 मिनट का खुलेगा, फिर ये 25 सवाल। मतलब अब उस 60 मिनट को भी इन्होंने ब्लॉक वाइज बांट दिया। क्योंकि क्या होता है, मैथ बनाने में ज्यादा वक्त लगता है, जीएस बनाने में कम वक्त लगता है। मैथ के लिए 25 मिनट चाहिए, मतलब नॉर्मल एक एवरेज कैंडिडेट को, तो जीएस 6 मिनट में भी खत्म हो जाता है। ऐसे केस में कट ऑफ आसमान छू रहा था, तो इन्होंने टाइमर वाला सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दिया कि अब भैया यहां पर जो है सेक्शनल टाइमर हम तुमको देंगे और उसके अंदर हम पेपर सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो कंपटीशन थोड़ा और टफ बना, लेकिन अच्छा रहा, इससे काफी बेनिफिट होगा। अब अगर हम बात करते हैं, गलत करते हैं सवालों को, तो क्या होगा, तो आधा नंबर आपका पर क्वेश्चन कटेगा, ठीक है। आप कितनी भाषा में इस पेपर को दे सकते हैं? सिर्फ 2 भाषा, इंग्लिश और हिंदी, ठीक है। वो चेंज करने का आपको आ जाएगा, ठीक। अब एक और बात, क्या ये पेपर 200 नंबर का होता है? तो भैया इस पड़ाव को पार करने के लिए कट ऑफ कितना चाहिए, मैं आपको वो भी बताऊंगा। कट ऑफ कितना चाहिए होगा। दूसरा मैं आपको ये बता दूं, इसमें कोई रैंक वैंक नहीं निकलता है, क्योंकि ये सिर्फ क्वालिफाइंग होता है। जब आप पेपर 1 देते हो ना, तो
पेपर वन की बच्चों अगर हम बात करें, मैं आपको कट ऑफ का थोड़ा सा खेल दिखाता हूं कि इसमें कट ऑफ कितनी जाती है। बहुत जरूरी है आपको ये बात जानना, ठीक है, कि भैया प्रीलिम्स के जो कट ऑफ होते हैं वो क्या होते हैं। पिछले 3 सालों का ये रहा आपका कट ऑफ, यहां पे आप सामने देखेंगे, ठीक है। तो जैसे 2023 में जनरल वालों को 200 नंबर में 145 अगर वो लेकर के आ रहे हैं तो टीयर 1 क्वालिफाई है। ओबीसी 138 लेकर आया, क्वालिफाई है। ईडब्ल्यूएस 133 लाया, क्वालिफाई है। लेकिन फिर 24 में क्या हुआ, कंपटीशन बढ़ा, और कंपटीशन बढ़ा तो कट ऑफ जो है वो बढ़ गया। कट ऑफ बढ़ने के कई सारे कारण होते हैं। यहां बहुत ज्यादा पोस्ट थी तो कट ऑफ कम था, यहां कम पोस्ट थी तो मेरे भाई कट ऑफ ज्यादा हो गया, ठीक है। फिर 2025 में जो है आपका जनरल का 136 का कट ऑफ गया था, ओबीसी का 130 गया था, ईडब्ल्यूएस। तो कट ऑफ जो होता है वो बढ़ने और घटने के दो कारण होते हैं, मल्टीपल कारण आप कह सकते हैं। पहला वैकेंसी होता है और दूसरा पेपर का लेवल होता है, जिसके कारण नॉर्मलाइजेशन होता है, ठीक है। तो आप ये कह सकते हो कि अगर आप 150 नंबर तक लेकर के आ रहे हो जनरल कैटेगरी से तो आप सेफ हो, ठीक है। फिर बाकी काम थोड़ा नॉर्मलाइजेशन कर देता है, यानी 200 नंबर में जनरल कैटेगरी से आपको 150 लेकर के आना है, और आप ओबीसी से 140 ये मान सकते हो आप एक तरीके से। जब आप प्री जो है क्वालिफाई कर लेते हो, प्री में आपका मेरे भाई हो जाता है क्वालिफिकेशन, फिर उसके बाद में बच्चों आपका होता है मेंस, ठीक है। मेंस के आधार पर ही पूरा कट ऑफ बनता है, और मेंस में फिर से वही 4 विषय आते हैं, वही मैथ, वही इंग्लिश, वही रीजनिंग, वही जीएस, बस उनका लेवल बढ़ जाता है। प्री में थोड़े नॉर्मल क्वेश्चन तो मेंस में थोड़ा एक्सटेंडेड क्वेश्चन। अब मेंस में यहां पर क्या होता है, देखो मेंस में असल में 3 तरह के पेपर होते हैं, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। दुनिया को लगता है नहीं एक ही पेपर, नहीं 3 होते हैं। ये जो होता है लिस्ट 3 कैंडिडेट के लिए होता है, कहने का मतलब वही आपका इनकम टैक्स, ईडी, फिली, फलाना, ये सारे पोस्ट के लिए हो गया। तो इनमें मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस आता है। कंप्यूटर एक छोटा सा पेपर होता है जो कि क्वालिफाइंग होता है, और फिर एक टाइपिंग का जो टेस्ट होता है वो क्वालिफाइंग होता है। 2.5 घंटे का ये पेपर होता है। इसमें नेगेटिव मार्किंग 1 नंबर की होती है, सही किया तो 3 नंबर, गलत किया तो 1 नंबर। जब पेपर 2 की बात करते हैं, जिसमें जीएसओ और स्टैटिकल इन्विजिलेटर है, याद है ना वहां पे जहां दिखाया था मैंने कि 12th में मैथ होना चाहिए, 60% होना चाहिए, वो वाला कहानी। तो जो जीएसओ चाहेंगे ना, उनको प्री भी देना है, उनको ये पेपर भी देना है, और इसके साथ साथ स्टैटिस्टिक्स का एक पेपर होता है, 100 सवाल होते हैं, 200 नंबर का, 2 घंटे का, यहां पर ये भी पेपर उनको देना होता है जीएसओ वालों को, ठीक है। और मेरे भाई डबल ए वालों का क्या होता है, तो डबल ए वालों का एक पेपर 3 होता है, उनको ये वाला पेपर तो देना ही देना है मेंस का, साथ में एक जीएस का पेपर फाइनेंस और इकोनॉमिक्स का होता है। भैया कैसे पता कि तुमको फाइनेंस आता है, कैसे पता कि यहां तुमको इकोनॉमिक्स आता है, तो पेपर करवाएंगे, 100 सवाल करवाएंगे, 200 नंबर का होगा, 2 घंटे का होगा, इतना कटेगा, तो यहां पर ये वाला जो पेपर है वो होगा। तो सारे लोग, जैसे मैं एक्साइज में सेलेक्ट हुआ था, मैंने सिर्फ ये दिया था। एक बार मैंने डबल ओ का मेरे भाई पेपर था, तो डबल ओ में मुझे ये भी देना था और ये भी देना था, इसकी अलग से पढ़ाई करनी होती है। तो ये आपका पेपर हो गया। हम विस्तृत रूप से इसके बारे में अगर हम जानकारी करें तो इसके बारे में बात करते हैं। जो जनरल होता है, जो तीनों को देना होता है, जो मेरे भाई सारे पोस्ट को भी, डबल ए को भी, जेएसओ को भी, सबको देना होता है। तो असल में इसमें क्या होता है, प्रीलिम्स में 4 पेपर होते हैं, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस, 25-25-25 सवाल आते हैं, 50-50 नंबर का आता है, 200 नंबर का पेपर होता है, नेगेटिव मार्किंग 0.5 की होती है, और 200 नंबर में आपका अपना कट ऑफ बनता है। जब आप मेंस में आते हो, यहां सारा खेल होता है। मेंस में पहला जो सेशन होता है उसमें मैथ और रीजनिंग 1 घंटे के अंदर, इंग्लिश, जीएस 1 घंटे के अंदर, 2 घंटे का, आधा घंटे का कंप्यूटर, क्वालिफाइंग, ये तीनों पेपर एक ही दिन एक ही साथ लगातार होते हैं। इसमें भी अब सेक्शनल टाइमिंग हो गया है, 30 मिनट आपको मैथ्स के, अच्छा कितने कितने सवाल आते हैं, मैथ के 30, रीजनिंग के 30, इंग्लिश के 45, इसके 25, यानी 60 और मेरे भाई 70, कुल मिलाकर के 130 सवाल। हर सवाल 3 नंबर का, तो 390 नंबर का पेपर हो गया, ठीक है। सही सवाल के लिए 3 नंबर, गलत के लिए 1 नंबर कटेगा। अब 390 नंबर के पेपर में कट ऑफ कितनी गई थी, तुम ये जानना चाहोगे? भाई साहब इस बार कट ऑफ 7वां आसमान पर गया था। मतलब आप सबसे मिनिमम पोस्ट प्राप्त अगर करना है तो 390 में आपके 330 340 के करीब में होने चाहिए, और सबसे अपर के लिए तो 360 362 तक भी गया हुआ है, ठीक है। तो खैर वो नॉर्मलाइजेशन भी एक बेनिफिट होता है जो ऐड हो जाता है वहां पे। तो ये है कट ऑफ 90% एसएससी की परीक्षाओं में गई है इस बार की बात अगर हम करें तो ये सवालों की संख्या है, यहां समय है। अच्छा इस बार जो बदला हुआ है, क्या हुआ है, जैसे 1 घंटे में पहले दोनों करना होता था, अब 30 मिनट इसके लिए मिलेंगे, 30 मिनट इसके लिए मिलेंगे। 1 घंटे में दोनों करना होता था, अब 40 मिनट इसके लिए मिलेंगे, तो मेरे भाई 20 मिनट इसके लिए मिलेंगे। कंप्यूटर के मार्क्स नहीं जुड़ते हैं, क्वालिफाइंग होता है, लोग इसको हल्के में ले लेते हैं। इस बार बढ़िया बढ़िया कैंडिडेट जिसके 390 में 360 नंबर थे, जो जिस पोस्ट को चाहते वो मिल सकता था, सिर्फ कंप्यूटर में बेचारे पास नहीं कर पाए तो वो छंट गए। क्यों पास नहीं कर पाए? पेपर का लेवल थोड़ा अच्छा था और बच्चे उसको हल्के में लेके चले गए। तो यहां पर आपको इसमें तो स्कोर करना ही करना है, इसमें भी क्वालिफाई करना है, तो मेंस क्वालिफाई होगा। मेरिट इस पर बनता है। इसके बनने के बाद में फिर एक कंप्यूटर का टेस्ट होता है, वो भी क्वालिफाइंग होता है। भाई आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन रहे हो, जाके पेपर वर्क काम करोगे, कंप्यूटर चलाना नहीं आता है, कितनी बुरी बात है वहां। तो इसलिए यहां पर यह टेस्ट भी किया जाता है। और फिर जैसे मैंने बताया कि डबल के लिए वहां पर जो होगा वो जीएस वाला पेपर, और स्टैटिकल इन्विजिलेटर के लिए जो हो गया वो स्टैटिस्टिक्स का पेपर, ये आपका जीएसओ का हो जाता है। पेपर 1 मैंडेटरी
वाइज सबके लिए, और ये बाकी जो, अच्छा ये अलग दिन होता है। मेंस 2 दिनों में होता है, एक दिन ये पेपर होता है और एक दिन ये पेपर होता है। ये वाला सबके लिए मैंडेटरी रहता है, तो इसमें पूरा भारत आता है जो भी मेंस में क्वालिफाइड है, और इसमें सिर्फ वही लोग आते हैं जो पर्टिकुलर उस पोस्ट को देने जा रहे हैं। ठीक है। अच्छा, मेंस के लिए भी यहां पर हम लोगों ने हमेशा ये कहा भी है एसएससी को कि एक ही दिन में पेपर कंडक्ट करवाओ पूरे भारत का, इससे नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, और नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा तो सभी बच्चों को बेनिफिट मिलेगा। अब चूंकि आपने कहा प्री हो गया और मेंस हो गया, सर इसकी तैयारी कैसे करें? निश्चिंत रहिए, पूरी तैयारी का पूरा समाधान यहां पर हमारे विद्याग्राम चैनल पर हमने कर दिया है। अभी आपका प्री का पेपर है, प्री पे पूरा फोकस है कि कैसे करके हमारा प्री निकले, तो पूरे प्री के संपूर्ण तैयारी फ्री में हमारी एक सीरीज चल रही है दफ्तर सीरीज, उस पर हम करवा रहे हैं। सुबह मेरे भाई यहां 7 से 8 करंट अफेयर के लिए आपको मैम पढ़ा रही है, करंट अफेयर का अच्छा रोल है। 8 बजे से लेकर के 9 बजे तक जय सर आपको वोकैबुलरी कराते हैं। 10 से 12 बजे तक मैं आपको मैथ्स की एक स्पेशल प्रैक्टिस कराऊंगा, अभी फाउंडेशन बैच लेकर के आके, इसको आप स्किप करो, हटाओ। 12 से लेकर के 1 बजे तक आरती मैम है। 1:30 बजे से लेकर के 3 बजे तक दीपक सर आपको ज्योग्राफी पढ़ाएंगे। 3 से लेकर के 4:30 तक आपको हिमांशु सर जो है वो पॉलिटी पढ़ा रहे हैं। 5 से लेकर के 6:30 तक आपको जय सर इंग्लिश पढ़ा रहे हैं। 6:30 से 7:30 आकाश से रीजनिंग, और मैं पढ़ाता हूं रात में 8 बजे से लेकर के 10 बजे तक मैथ। यानी आपके इस सीजल की परीक्षा के लिए जितने भी विषय आते हैं उन सभी विषयों की फ्री में क्लासेस चल रही है, और एक चैनल है विद्याग्राम यूट्यूब चैनल, जिसका डिस्क्रिप्शन इसके लिंक में दे देंगे, उस पर चल रही है। तो फ्री में किसी भी बच्चे को तैयारी करनी है तो भैया पूरा पेपर फंसाएंगे हम यहीं से, आप हमारे विद्याग्राम यूट्यूब चैनल से पढ़ सकते हैं। इसके अलावा अगर मानिए काफी डेप्थ में किसी को जानकारी चाहिए, बहुत अच्छे लेवल का गणित पढ़ना है, बहुत शानदार लेवल का पढ़ना है, ठीक है, तो आप हमारे रिकॉर्डेड बैच से पढ़िए। सीजीएल 2025 के ऑल इंडिया रैंक 1 मेरे स्टूडेंट थे, आप उनका इंटरव्यू देख लीजिएगा, ठीक है, हमारा ही इंटरव्यू एक हुआ है उनके साथ में, और वो भी इसी बैच के स्टूडेंट थे। सीपीओ में ऑल इंडिया रैंक 1, ऑल इंडिया रैंक 2, ऑल इंडिया रैंक 3, तीनों के तीनों हमारे ही स्टूडेंट थे और इसी बैच के स्टूडेंट थे। मैंने मैथ्स का एक बैच बनाया जिसका नाम रखा रिकॉर्डेड बैच, और इसकी जरूरत क्यों पड़ी? अब अभी से लेकर के पेपर आपका 2 महीना है, ऐसे में अगर आप कोई लाइव बैच में एनरोल करते हो, ठीक है, तो आपका 8 से 9 महीना लग जाएगा। किसी यूट्यूब क्लास में जाते हो, पता चले कोई चैप्टर का सिर्फ 2 से 3 क्लास है, आप उसमें सेटिस्फाई नहीं हुए, तो हमने पूरे 300 वीडियो से ज्यादा का एक पूरा कोर्स बना दिया। हर क्लास का मेरे भाई वहां पीडीएफ बना दिया, हर चैप्टर का हमने टेस्ट बच्चों को दे दिया, ठीक है। 500 से ज्यादा इसके अंदर में आपको क्या मिलता है पता है? हर क्लास का मेरे भाई वीडियो, फिर उसके बाद में हैंड रिटन नोट्स, ताकि आपका समय बर्बाद ना हो, प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन मिल जाता है, फिर उसके बाद में टेस्ट मिल जाता है, फिर उसके बाद में डाउट है तो एआई एक बना दिया हमने जो आपके डाउट को हैंडल करता है। एक टॉपर्स का एक हमने प्राइवेट ग्रुप बना दिया है जिसके अंदर में सारे सिलेक्टेड कैंडिडेट है जो आपको गाइड करते हैं, और 500 से ज्यादा टेस्ट दे दिए। और मजे की बात बताऊं, यही एक मेरे भाई बैच है जिससे प्री और मेंस दोनों की तैयारी हो जाएगी। और मजे की बात है कि इसकी वैलिडिटी अभी हमने लाइफ टाइम रखी है, कुछ समय के अंदर में इसकी फीस बढ़ने की संभावना है, महंगाई का असर हम पर भी हो रहा है, ठीक है। तो अभी इसकी फीस मात्र 699 है, आप लोगों के लिए 999 बिल्कुल नहीं है, 699 है। विद्याग्राम एप्लीकेशन पर जाकर के आप इसको एक तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। विद्याग्राम पर जब आप जाएंगे ना, तो जैसे मेरा मैथ्स का वीओडी बैच है, ऐसे ही इंग्लिश का भी वीओडी बैच वहां आ चुका है, और मैथ्स और इंग्लिश का कॉम्बो भी आ चुका है। तो आप जाकर के जब वहां देखेंगे तो आपको सारी चीजें मिल जाएंगी मेरे भाई। यहां से तो आपकी तैयारी हो जाएगी, आप यहां पर पढ़ाई का काम कर लेंगे, लेकिन प्रैक्टिस का काम कहां से करेंगे? तो प्रैक्टिस के लिए आपकी ये जबरदस्त किताबें हैं। मैं मैथ्स का शिक्षक हूं, मैं आपको मैथ्स और जीएस दोनों को बता सकता हूं। अगर आप मैथ्स की बात करते हो, मैथ्स की प्रैक्टिस कहां से करें? तो मैथ्स के अंदर में काफी सारे फॉर्मूले होते हैं, काफी सारा नोट्स होता है, काफी कुछ होता है, तो उसका पूरा का पूरा मेरे भाई जो रिवीजन है वो आप यहां से कर लीजिएगा। ये फॉर्मूला बुक है, लाइए दिखाइए। ये फॉर्मूला बुक है जो कि अपने आप में ब्रह्मास्त्र है, और शायद ही कोई ऐसा सेलेक्टेड कैंडिडेट होगा जिसके पास में किताब नहीं होगी, क्योंकि अंत समय में रिवीजन के लिए आपका सबसे उपयोगी होता है। पढ़ो कहीं से, रिवीजन करो यहीं से, ये वाली कहानी है, ठीक है। तो पढ़ने के लिए बच्चों बता दे, वीओडी बैच से बेस्ट कुछ भी नहीं है। प्रैक्टिस करने के लिए एसएससी मैथ की ये चैप्टर वाइज किताब है, जिसके अंदर में लेटेस्ट पैटर्न के, साफ तौर पे बेस्ड ऑन एडिक्विटी पैटर्न, ये जो नया पैटर्न आया ना जिसके लिए लोग इतना तहलका कर रहे हैं, कोई किताब इतनी अपडेटेड नहीं है जितनी ये है। तो हर चैप्टर परसेंटेज का क्वेश्चन लगाना लगाओ, प्रॉफिट लॉस का लगाना लगाओ। तो प्रैक्टिस करने के लिए यहां से, रिवीजन करने के लिए यहां से। ऐसे ही बदलते समय में आपने जीएस के रूप भी बदलते हुए देखे होंगे, और जीएस को बहुत बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस कराने वाली आपकी ये किताब है, सामान्य ज्ञान की बहुत शानदार किताब है। आप जाकर के इसका फीडबैक पढ़ना, ठीक है। तो पूरे प्री और मेंस की तैयारी आप अगर देखेंगे तो आप चाहें तो फ्री में यूट्यूब पर कर सकते हैं, ठीक है, या मैथ्स की डेडिकेटेड तैयारी आप करना चाहते हो तो वे रिकॉर्डेड बैच से करो, ये बेस्ट है। और प्रैक्टिस करनी है बच्चों तो इन किताबों को मिस मत करना, ये एकदम सिलेक्टेड बुक्स हैं जो आप लोगों के लिए हैं।
प्री के बारे में जान गए, मेंस के बारे में जान गए, तैयारी कैसी करनी है वो जान गए। अब बारी यहां पर करते हैं प्री और मेंस के बाद में क्या इंटरव्यू होता है, तो नहीं होता है, कोई इंटरव्यू नहीं है, सीधा मेरे भाई वहीं पर आपका वो टाइपिंग का टेस्ट होगा, क्वालिफाई कर जाओ, क्वालिफाई करने के बाद में एसएससी तुम्हारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा देगी और उसके बाद में वहां पर जो है फिजिकल का टेस्ट होता है। फिजिकल में दो तरह के होते हैं, पीटी और पीएसटी। पीटी का मतलब फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट और पीएसटी का मतलब फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। जैसे मैं एक्साइज इंस्पेक्टर की पोस्ट पे सेलेक्ट हुआ था तो पीईटी हुआ था, फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट, मतलब मैं थोड़ा चला के मुझे देखा गया, दौड़ा के मुझे देखा गया, ठीक है, साइकिलिंग मुझसे करवाई गई वहां पे, ये पीईटी का पार्ट होता है। और पीएसटी का पार्ट होता है मेरा हाइट है कि नहीं है, मेरा चेस्ट वहां पर जो है 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो ये सारे पीएसटी के पार्ट हो गए। तो ये बहुत लेटर प्रोसेस है और ये कुछ कुछ पदों में होते हैं, सारे में नहीं होते हैं, सीएसएस में नहीं होता, बाकी में नहीं होता, तो इसीलिए इतना डरने की जरूरत नहीं है। ये होने के बाद में तब जो है आप किसी पोस्ट पे सेलेक्ट हो जाते हो। तो दुनिया सिर्फ ये याद रखती है कि भैया ये तो सब इंस्पेक्टर बना, ऐसा नहीं है। जैसे एग्जांपल मैं एक पोस्ट की ले लूं, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की ले लूं, तो आप अगर इनकम टैक्स में आप अगर अभी सेलेक्ट होते हैं ना, तो आप यहां पर होते हैं, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर होते हैं, लेवल 7 की पोस्ट होती है, यहां से आपका स्टार्टिंग होता है। कुछ समय के बाद में आपका प्रमोशन 5 से 6 साल के बाद में इनकम टैक्स ऑफिसर हो जाता है, ठीक है, आप समझिएगा इस बात को। ये लेवल 8 और लेवल 9 में काउंट होता है। फिर यहां से फिर आपका जो है 10 से 12 साल के बाद असिस्टेंट कमिश्नर आप बन जाते हो। फिर उसके बाद में आप डिप्यूटी कमिश्नर बनते हो 4 से 5 साल बाद, फिर ज्वाइंट कमिश्नर 4 से 5 साल बाद, और फिर एडिशनल कमिश्नर 3 से 4 साल के बाद। ऐसा ही आपको देखने को मिलता है जीएसटी में भी और बाकी पदों में भी। तो एक सैंपल हमने एक पोस्ट के लिए बताया कि करियर ग्रोथ क्या है, ठीक है। लोग जितना विश्वास मेरे भाई जुड़ने में रखते हैं, उससे कई गुना ज्यादा विश्वास इस बात पर भी रखते हैं कि प्रमोशन कहां तक जाएगा, यहां तक। और सोचिए कि अगर आप एडिशनल कमिश्नर बन गए तो क्या चीज आपके हाथ में नहीं है, किसके साथ आपके लिंक नहीं है, किसके साथ आपकी चीजें नहीं है। तो यहां पहुंचने के लिए बहुत कम उम्र में यहां ज्वाइन करना होता है। ऑलरेडी 28, 29, 30 की उम्र में कर रहे हो तो यहां नहीं पहुंच पाओगे, हो सकता है यहीं तक फिर पहुंच पाओ। इस बात का भी यहां पर ध्यान रखना। डिपार्टमेंट में प्रमोशन होता है, लेकिन आजकल डिपार्टमेंटल प्रमोशन भी थोड़ा रुका हुआ है, बड़ा धीमा चल रहा है, यह भी यहां पर एक बात है। अच्छा, अगर हम देखें तो भैया ट्रेनिंग कहां कहां होती है, कौन कौन से पोस्ट की, तो जैसे इनकम टैक्स वालों की जो ट्रेनिंग होती है वो डीटीआरटीआई एक जगह है, और ठीक है, मतलब वहां पे, और या फिर 10 अलग अलग शहर हैं वहां पे, कुल मिलाकर के 12 हफ्तों की, यानी 12 से 84, लगभग 3 महीने की इनकी ट्रेनिंग है। जीएसटी वालों का 2 जगह पे होता है, फरीदाबाद, नासिन में होता है। 12 हफ्तों की इनकी होती है ट्रेनिंग यहां पे। उसी तरीके से अगर हम देखें तो डबल ए या एसईओ का मतलब यह है, इसमें थोड़ी बहुत गलतियां हो सकती है, तो उसके लिए थोड़ा माफ करिएगा, क्योंकि अभी काफी ज्यादा बदलाव भी है, कई सारी चीजें नई भी आ रही हैं, तो इसके ऊपर मैं बड़ी डिटेल में आराम से मैं बताऊंगा कौन से पोस्ट का कहां ट्रेनिंग होता है, कितने हफ्तों का होता है, ट्रेनिंग के अंदर में क्या क्या सिखाया जाता है, सिर्फ एक ओवरव्यू के लिए कि यदि इस पद में आते हो तो आपकी यहां पर ऐसे ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग के अंदर में क्या क्या किया जाता है, तो ऐसा भी नहीं कि बहुत तुमको खतरनाक बना दिया जाए और ऐसा भी नहीं कि बहुत लोकल रखा जाए, इतना कि मतलब ट्रेनिंग के अंदर में तुम लॉ पढ़ाए जाते हैं, थोड़े से लॉ इतने। अब जैसे मान लीजिए तुम सीबीआई में जा रहे हो, सीबीआई में 7-8 डिपार्टमेंट है, फोरेंसिक का डिपार्टमेंट अलग है, रेड की डिपार्टमेंट अलग है, ड्यूटी वाली डिपार्टमेंट अलग है। उसके लिए अब मानो कहीं पर जाकर के रेड मार रहे हो, तुम्हें लॉ ही नहीं पता, तो किस धारा पर जो है थाने वाले से बात करोगे, क्या धारा उस पर लगवाओगे, तो ये सारी चीजें वहां पर, ठीक है। फाइनेंस का हो गया, ऑडिटिंग का हो गया, सारी चीजें वहां, ठीक है। फिर टेस्ट वेस्ट भी किया जाता है, फिर इंटरनल प्रमोशंस के लिए डिपार्टमेंटल एग्जाम भी होते हैं, वो भी देना होता है, तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स बात है, इसको छोड़ दो आप यहां पे, ठीक है। हाँ, पोस्टिंग की बात कर लेते हैं, तो इसमें काफी ऐसे पोस्ट है जिनकी परमानेंट पोस्टिंग दिल्ली में होती है, और काफी ऐसे हैं जिनका पैन इंडिया होता है। जैसे जीएसटी का मुंबई भी लग सकता है, बाकी जगह भी लग सकता है। तो क्या होता है, नंबर आने के बाद में, जैसे मान लीजिए कि मैं 310 नंबर में एक्साइज इंस्पेक्टर लेके आया, ये 320 में भाई साहब एक लेकर के आए, और दिल्ली में एक ही पोस्ट खाली है, तो जिसके ज्यादा, दोनों ने दिल्ली के लिए अप्लाई किया, तो इनको मिल जाएगा दिल्ली, मुझे नहीं मिलेगा। तो ये होता है। तो शहर वाला केस जो रहता है ना, जिस पदों का फिक्स है कि दिल्ली में मिलेगा, उसमें तो आपकी चॉइस ही नहीं चलेगी। और जिनका पैन इंडिया रहता है, तो वो डोजियर जब आता है तो नंबर के आधार पर मिलता है। तो इसके बारे में अभी उतना नहीं जानना है, अभी खाली अब पेपर दो। टियर 1 का कट ऑफ हमने आपको बता ही दिया है, ठीक है। अब सारी बातें कुल मिलाकर के क्या है, क्या आपको फॉर्म भरना चाहिए, तो जी हां, बिल्कुल भरना चाहिए। 100 रुपए का फॉर्म का मेरे भाई दाम है। फॉर्म कैसे भरना चाहिए, तो इसके लिए भी जब आप यूट्यूब पर सर्च करोगे हाउ टू फिल सीजल 2026 फॉर्म, तो वहां पर आ जाएगा। साइबर कैफे वाले से यदि भरवा रहे हो तो सतर्कता को थोड़ी सी बरकरार के चलो, ठीक है। समय तुम्हारे पास में कितना है, मई का महीना चल रहा है, खत्म हो गया, जून और जुलाई है, अगस्त के मिड में पेपर होगा, 2.5 महीना। 2.5 महीने में क्या तैयारी की जा सकती है, बिल्कुल जो दफ्तर से हम पढ़ा रहे हैं उससे हो सकता है, लेकिन उनके लिए जो फ्रेशर ना हो, जो पहले से पढ़ रखे हो, ठीक है, या फिर थोड़ा सा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड हो, ठीक ठाक हो। क्योंकि अभी मैंने एक ऑल इंडिया रैंक 7 का इंटरव्यू लिया, उसने बताया था
कि सर मैं ऑलरेडी अपने प्राइवेट जॉब कर रहा था, उसको छोड़ करके आया था और 4-5 महीने की तैयारी के अंदर प्री मेंस मैंने निकाल लिया था, बेसिक्स मेरे बड़े अच्छे थे। तो मुझे ये बात जान के बड़ा अच्छा लगा। तो कुछ ऐसे कैंडिडेट है तो वो निकाल लेते हैं, बाकी वालों को समय लगता है। अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं और इसके लिए आप खाली जाकर के पेपर देना चाहते हैं, लेकिन आपका फोकस 2027 है, तो यहां पर अभी से हमारा एक बैच आता है, प्रहार बैच, जो कि विद्याग्राम एप्लीकेशन पर होता है। जाकर के उसको अभी से ज्वाइन कर लो। 8 से 9 महीना प्रिपरेशन में लगेगा, वहां हम पूरी तैयारी करवा रहे हैं। हर एक टीचर आप पे स्पेशल ध्यान दे रहा है, तो वहां से पूरी तैयारी आपकी हो जाएगी। ठीक है, रही बात यहां पर, पेपर पारदर्शी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप बढ़िया तरीके से अगर मेहनत करेंगे तो आपका हो जाएगा। तैयारियों के लिए क्या ध्यान रखना है, बेसिक्स बहुत अच्छे से क्लियर करो, जो मैंने वीओडी बैच से बता दिया था। फिर उसके बाद में प्रैक्टिस पर पूरा ध्यान दो, जो हमने बुक से बता दिया था। फिर इसके बाद में, चूंकि ऑनलाइन पेपर होता है, प्री भी और मेंस भी, तो ऑनलाइन प्रैक्टिस के लिए हम फ्री में आपको टेस्ट दे रहे हैं विद्याग्राम एप्लीकेशन पे। विद्याग्राम को जाकर के देखोगे, 2025 के सारे प्रीवियस ईयर हमने फ्री कर दिए हैं। ठीक है, तो वहां जाकर के फ्री में सारे टेस्ट दे सकते हो। ठीक है, और कहीं पर एसएससी के किसी भी मतलब व्यक्ति से बातचीत करनी है, कहीं पर कुछ भी है, तो उनके वेबसाइट, मोबाइल या फिर ये टोल फ्री नंबर है, आप इस पे बात कर सकते हो। ठीक है, टेस्ट के लिए मैं आपको बता दूं, देखो प्रीलिम्स की अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो गई है, तो आप यहां पर, ये हमारा विद्याग्राम का एप्लीकेशन है, बार बार कह रहा हूं, एप्लीकेशन पर बहुत कुछ है फ्री में। ठीक है, ये विद्याग्राम का एप्लीकेशन है। जब इसमें जाओगे तो फ्री में जो तुम्हारा कोर्स चल रहा है, तुमको यहां पर दफ्तर सीरीज, मेरे भाई देखो यहां पे, ये दफ्तर सीरीज भी तुमको मिल जाएगा। कहां गया भैया? अच्छा, दफ्तर सीरीज मेरे भाई देखो यहां मिल जाएगा, सारे टीचर्स का कंटेंट। तुमको भैया अगर टेस्ट चाहिए तो यहां पर जो है पूरा पूरा जो है चैप्टर का टेस्ट चाहिए, सेक्शनल टेस्ट चाहिए, लाइव टेस्ट चाहिए, सारा टेस्ट जो है आपको यहां पर मेरे भाई मिल जाता है। हर एक चैप्टर का आपको टेस्ट मिल जाएगा, मैथ्स का देना है सब मिल जाएगा, पूरा प्रीवियस ईयर का टेस्ट चाहिए वो भी आपको मिल जाएगा। तो संपूर्ण तैयारी है। सारे जितने भी बातें मैंने कही है, सबका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे डाल दिया, तो देख लेना। अच्छा, एक और चीज, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये तो पहली वीडियो है नोटिफिकेशन की। इसके बाद मैं दूसरी वीडियो लेकर के आऊंगा, जो स्ट्रेटजी की वीडियो होगी कि मैथ्स की तैयारी कैसे करें। और बाकी विषयों की जो तैयारी है वो ऑलरेडी विद्याग्राम चैनल पर सारे टीचर्स ने बता दिया है कि इंग्लिश का कैसे करें, रीजनिंग का कैसे करें, जीएस का कैसे करें, तो जाके उनको फॉलो कर लेना। तैयारी के संबंधित अगर कोई भी डाउट है जो मेरे से रह गया हो, ठीक है, तो वो कमेंट बॉक्स में आप बता दो, मैं कमेंट के आपके रिप्लाई करके बता दूंगा। ठीक है, तो आज में हमारी तरफ से इतना ही है। ध्यान रखो, खुश रहो, बढ़िया से पढ़ाई करते रहो, मैं हूं आपके साथ में। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।